हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल कम दिन बचे हुए हैं और उन कम दिनों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के बुक 1 का कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। और आपको बुक 1 के अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं, मैं सारे चैप्टर्स का बिल्कुल मजे से आपके साथ वन शॉट करूंगा। और अगर इस वन शॉट को आप ध्यान से मजे से डिस्कस कर लेते हैं तो 100% मैं सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और आपको 100% सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। और बिल्कुल ईजी नोट्स के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंसाइज करके पढ़ाऊंगा। अगर उतने टॉपिक्स भी तैयार कर लोगे तो बढ़िया रिजल्ट आपको बोर्ड में आ जाएगा, तो उसकी कोई चिंता परेशानी आप मत रखना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विलियन चैप्टर से। विलियन चैप्टर क्या बोलता है, आपको विलियन के बारे में समझना पड़ेगा। मैं आपको विलियन की थोड़ी परिभाषा वगैरह बता दूं। क्या होता है विलियन? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विलियन। तो विलियन की अगर कोई परिभाषा आपसे पूछ ले, अगर एग्जाम में आपके परिभाषा आ जाए कि विलियन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, वो विलियन कहलाता है सिंपल वे में। विलियन की सांद्रता होती है, विलियन की सांद्रता की परिभाषा अगर पूछ ले कि विलियन की सांद्रता किसे कहते हैं, नेक्स्ट परिभाषा। और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कस किया जा पाएगा, क्योंकि ये ट्रिकी नोट्स आपको बता रहा हूं मैं, ये ट्रिकी नोट्स हैं। इसमें केवल वही चीज होगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें होंगी। दूसरा क्या है, विलियन की सांद्रता क्या होती है, तो क्या होगी कि विलियन के प्रति एकांक आयतन मतलब इकाई में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। तो ये आपकी विलियन की सांद्रता भी हो गई। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा कि विलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने वाली विधियां, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेट बाय वेट। जिसमें सबसे पहले होगा हमारे पास वेट बाय वेट या द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम बोल देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, हर एक चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली होती है, जो 100 ग्राम विलियन में घुली है, उसे हम W/W या भार प्रति भार प्रतिशत कहते हैं या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो पदार्थ का भार ग्राम में होगा अपॉन बिलियन का भार होगा इनटू 100 होगा। क्या होगा भाई कि पदार्थ का भार अपॉन बिलियन का भार इनटू 100। सिंपल वे में आपने देख लिया, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अगला क्या होगा हमारे पास, आयतन प्रतिशत। सेकंड नंबर की हमारी सांद्रता इकाई क्या होगी, सेकंड नंबर जो हमारी सांद्रता इकाई क्या होगी वो हो जाएगी आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी द्रव्यमान प्रतिशत, तो वैसे ही हमारे पास आयतन प्रतिशत भी होता है। इसमें क्या होता है, आयतन प्रतिशत में क्या होता है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, इसमें क्या होगा कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml, अभी हमने दो बोला था 100 ग्राम, और इसमें क्या है 100 ml है, क्योंकि ये आयतन है, आयतन को हम ml में लेते हैं। तो विलेय पदार्थ की वह ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलियन में घुली जाती है, उसको हम भार प्रति आयतन बोलते हैं, मतलब वेट बाई वॉल्यूम इसमें बोला जा रहा है। तो वह ग्राम में मात्रा, देखो हम 10 ग्राम चीनी ले ली, हमने 10 ग्राम चीनी ले ली, 10 ग्राम चीनी को जब हम 100 ml पानी में घोलेंगे, 10 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में घोलेंगे तो उसका वेट बाई वॉल्यूम कितना होगा, 10% होगा। इस तरीके से हम याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना कि विलेय का भार क्या होगा, विलेय का भार क्या होगा, विलेय का भार बटे बिलियन का आयतन इनटू 100, ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा। और सारे फॉर्मूलाज को बिल्कुल दिमाग में फिट करते हुए रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आयतन प्रतिशत। भाई आयतन प्रतिशत बोले तो आयतन प्रति आयतन या आयतन प्रतिशत इसको हम बोलते हैं। इसकी परिभाषा भी क्या होगी, मैं बिल्कुल इतना कंसाइज करके मरा रहा हूं, मैं बिल्कुल ट्रिकी नोट्स पढ़ा रहा हूं, जो इस क्लास को भी लेके जाएगा ना एग्जाम में फोड़ के आएगा, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या है, इसमें होगा सबसे पहले विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा जो 100 ml पानी में घोली जा रही है। मतलब आपके पास इसमें हम दोनों चीजें लिक्विड में लेंगे, जो विलेय लेंगे वो भी लिक्विड होगा और जो हम जिसमें घोल रहे हैं वो भी लिक्विड होगा। तो विलेय पदार्थ की वह ml में मात्रा, वह मिलीमीटर में मात्रा जो 100 ml विलियन में घोली जाती है, उसको आयतन प्रति आयतन प्रतिशत कहते हैं, या फिर हम V/V कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि विलेय का आयतन वो भी ml में बटे क्या होगा, विलियन का आयतन
ml में इंटू 100, यही हमारे पास फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अगला क्या हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, नेक्स्ट फोर्थ नंबर हमारी सांद्रता इकाई क्या होगी, चौथी सांद्रता इकाई कि अंश प्रति मिलियन, बोले तो ppm पार्ट्स पर मिलियन या अंश प्रति मिलियन, ये हम बोल देते हैं। इसमें क्या होगा कि किसी विलियन के 1 मिलियन पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो किसी विलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या बोलेंगे, ppm बोलेंगे, बोले तो पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, कि विलेय का भार वो भी ग्राम में, विलियन का भार वो भी ग्राम में, इंटू 10 की घात 6 क्यों किया, क्योंकि मिलियन का मतलब 10 लाख और 10 लाख में 10 की घात 6 होता है, 10 लाख का मतलब सिंपल वे में। अगली क्या होगी, पार्ट्स प्रति बिलियन क्या होगी भैया, बिल्कुल ट्रिकी नोट्स हैं भाई, ये अगर इतना भी पढ़ के जाओगे ना, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, मान लो। पहला, अब 5वां नंबर हमारी सांद्रता इकाई क्या बोलती है, अंश प्रति मिलियन क्या है कि यह विलेय पदार्थ, यह विलेय की वह मात्रा है जो बिलियन का मतलब 10 की घात 9 मिलियन से भी ज्यादा, बिलियन है ये, बिलियन के अंश में घुली जाती है। तो भाई इसमें सेम फॉर्मूला रहेगा जो पहले था कि विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, वहां 10 की घात 6 था, लेकिन बिलियन में क्या होगा, 10 की घात 9 हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आ गया आपका फेवरेट हमारे पास सांद्रता इकाई जो है मोलरता। अब मोलरता के ऊपर डिस्कस करेंगे भाई, मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, अगर इतनी क्लास को भी देख के जाओगे ना, फोड़ के आओगे एग्जाम में, मान लो। मोलरता के बारे में, मोलरता क्या है, मोलरता के बारे में देख लो आराम से। मोलरता के बारे में, मोलरता में क्या होगा कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा, 1 लीटर विलियन विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर इनवर्स होती है। मोलरता की इकाई क्या है कि मोल प्रति लीटर इनवर्स होती है। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, क्या होगा कि विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में, याद रखना, सिंपल वे में याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्या होगा, अगला वाला हमारा क्या हो जाएगा, अगला वाला मोललता क्या होती है, नेक्स्ट कि विलायक के 1000 ग्राम में, बोले तो विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को मैं क्या बोलूंगा, मोललता बोलूंगा, सिंपल वे में मोललता कहेंगे इस चीज को। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, सिंपल वे में। इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम इनवर्स, सिंपल वे में क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। अगला क्या होगा, अगला चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नॉर्मलता के ऊपर देख लेते हैं और नॉर्मलता को डिस्कस करते हैं। नॉर्मलता को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता सिंपल वे में डिस्कस करने की किसी निश्चित ताप पर विलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति तुल्यांक होती है, याद रखना। फॉर्मूला क्या है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन, सिंपल वे में याद रखना है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। अगला टॉपिक में रुकूंगा नहीं भाई, क्योंकि समय बहुत कम है और समय में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी भी करनी है। अगला टॉपिक क्या होगा, मोल प्रभाज। भाई अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोल प्रभाज क्या बोलता है, मोल प्रभाज क्या है कि 1 विलियन में किसी घटक के मोल की संख्या बटे बिलियन में टोटल मोलों की संख्या, 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में टोटल मोलों की संख्या के रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, मोल फ्रैक्शन बोलूंगा। और मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि मोल बाई मोल कट जाते हैं, तो मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी याद रखना। तो क्या है कि किसी विलियन में किसी घटक विशेष के मोल कैसे निकालेंगे, मोल प्रभाज, तो उसके मोलों की संख्या बटे बिलियन में टोटल मोलों की संख्या के रेशियो को, अनुपात को क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज बोलेंगे। तो क्या होगा, घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में कुल मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज। मात्रक नहीं होता भाई, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक बिल्कुल नहीं होता है, मोल प्रभाज का मात्रक नहीं होता है, याद रखना इसको। अगला टॉपिक क्या है, विलेयता। अगला टॉपिक हमारे पास क्या होगा, विलेयता क्या होती है। हम लोग विलेयता के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। विलेयता का मतलब हो सॉल्युबिलिटी। अगर आपके पास कोई पानी है, पानी के अंदर
अंदर आपने चीनी डाल दी, अब वो चीनी कितनी घुलेगी पानी के अंदर, चीनी के घुलने की कैपेसिटी को हम बोलेंगे विलेयता, घुलने की, विलय होने की सॉल्युबिलिटी को हम बोलेंगे विलेयता। क्या होगा कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित तापमान पर किसी विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा विलीन हो सकती है, अतः पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है उसकी विलेयता कहलाती है। आप 100 ग्राम पानी तौल के ले लो, 10 ग्राम चीनी डाल दो, अगर 10 ग्राम जाएगी तो उसकी विलेयता 10% होगी। जो भी आप चीनी ले रहे हो, उस चीनी को, नमक को अगर 100 ग्राम पानी में डालोगे, वो जितना घुलेगा, नमक के घुलने की क्षमता उसकी विलेयता, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। याद रखना, कोई भी विलेय हो सकता है फिर वो। सिंपल में नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, गैसों की द्रवों में विलेयता। तो गैसों की द्रवों में विलेयता कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा देख लो, और इसको आप सिंपल में पढ़ो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इतना नहीं है कि भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन गैस जो है जल में बहुत कम घुलती है, जबकि जो अन्य गैसें CO2 है, CO2 जल में ज्यादा घुलनशील होती है। गैसों की द्रव में विलेयता अवशोषण गुणांक के द्वारा समझी जाती है। उसके बाद अवशोषण गुणांक की वृद्धि होने पर जो गैसों की विलेयता है वो बढ़ती है, मतलब अवशोषण गुणांक अगर बढ़ेगा, अगर इसका मान बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता जो है वो भी बढ़ जाएगी। अगला क्या है, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, ठोस विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। पहला प्रतिस्थापी ठोस विलयन का मतलब क्या होता है, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का प्रतिस्थापन समान आकार के सभी प्रकार के पदार्थों में अवयवी कणों में हो जाता है तो प्राप्त विलयन जो होगा वो प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाता है। अगला क्या है, अगला होगा अंतराकाशी ठोस विलयन, कि यदि किसी ठोस के क्रिस्टल जालक में अंतराकाश या फिर रिक्त स्थान पाए जाते हैं तो अवयवी कण आ जाते हैं, तो ये अंतराकाशी विलयन कहलाते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है वाष्प दाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। तो वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब क्या है कि किसी वाष्प के द्वारा, वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब होता है उसको वाष्प दाब बोलेंगे। कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य जो साम्य अवस्था आ जाती है, उस सिचुएशन में वाष्प का जो दाब है वो वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। कि कम क्वथनांक वाले द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक हो जाता है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद राउल्ट्स लॉ, भाई राउल्ट्स लॉ किसको नहीं पता तो मोस्ट IMP लॉ है राउल्ट्स का लॉ। राउल्ट्स का लॉ क्या बोलता है कि पी टोटल क्या होता है, PT बराबर PA प्लस PB या PT बराबर P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। राउल्ट्स लॉ है, सिंपल में सब जानते हैं ये, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना क्योंकि ये मैंने आपको बहुत बार कराया और आपको राउल्ट्स लॉ, हेनरी का लॉ, ये सब कुछ आपको आता ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको नहीं बोल रहा है केवल और केवल। PS का मतलब है टोटल कुल वाष्प दाब। आदर्श और अनादर्श विलयन, भाई इसको भी देख लो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में देख लो। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इनका वर्णन हम कर लेते हैं। सबसे पहले आदर्श विलयन क्या होते हैं, कि वे विलयन जो सांद्रता और ताप की विभिन्न परासों में राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। आदर्श का मतलब क्या है, एक आदर्श बच्चा क्या है, जो अपने टीचर की, जो अपने पेरेंट्स की सभी बातें माने वो आदर्श है, और जो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की सभी बातें नहीं मानता वो अनादर्श है, वो नॉन आइडियल है भाई। तो जो राउल्ट लॉ है, राउल्ट इसके पेरेंट्स मान लो, राउल्ट इसके टीचर मान लो, जो सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है तो वो आदर्श है, आइडियल है, और जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। याद रखना, राउल्ट्स लॉ में पूरा राउल्ट्स के लॉ पर हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसमें जो H है, H डेल्टा H मतलब हीटिंग, जो हीट है इसकी हीट में ट्रांसफर कितना होगा, हीट में कितना चेंजेस होगा, परिवर्तन कितना होगा, तो वो जीरो होना चाहिए। वॉल्यूम में परिवर्तन कितना है वो भी जीरो होना चाहिए। एस मिश्रण जो वो भी जीरो होना चाहिए। अनादर्श विलयन में क्या है कि अनादर्श विलयन में जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें जो वाष्प दाब है वो बराबर नहीं होगा, इसमें जो वाष्प दाब PB है वो भी बराबर नहीं होगा, जो डेल्टा H बराबर जीरो नहीं होगा, डेल्टा B बराबर जीरो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए। याद रखना। अगला वाला क्या है, अगला वाला क्या बोला, अणु संख्यक गुणधर्म। अगला वाला क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वाली हमारे पास क्या बोलती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग आगे चैप्टर की तरफ गो थ्रू होते जा रहे हैं और वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं।
तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर नहीं करते, तो अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। इसको भूलना आपको नहीं है। सबसे पहला हमारे पास होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में देख लो तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम डिस्कस कर ले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात में वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। राउल्ट्स के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मैं लिख सकता हूं यहां पर P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट इक्वल्स टू XB लिख सकता हूं। यहां पर आपको फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत बेसिक सी जानकारी है, ये सब कुछ आपको नोट्स के अंदर भी है, बस आपको देखना है, रिवीजन करना है केवल और केवल आपको। अब आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, आपको कोई भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठना। आज की क्लास के अंदर कोई भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठना, बस देखना है केवल और केवल। अब हम देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का जो वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, और किसी विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, डेल्टा टीबी बोलेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, केबी इंटू हो जाएगा WB इंटू हो जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, अपॉन हो जाएगा MB इंटू हो जाएगा MB इंटू हो जाएगा MB इंटू WA। ये हमारे पास फॉर्मूला है। या फिर आप यहां देख लो कि डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू मोललता। सिंपल है, हमने इतना देख लिया भाई। अब हम देखने वाले हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन अब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो होगा हिमांक में अवनमन, कि हिमांक पर पदार्थ के द्रव और ठोस स्वरूपों के वाष्प समान होते हैं। वाष्प दाब जो वेपर प्रेशर है वो समान होता है। कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक जो है वो कम हो जाता है, और कमी को ही हम अवनमन या डिप्रेशन बोलते हैं। और हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। इसमें क्या होगा, डेल्टा TF जो होगा वो बराबर होगा KF के इंटू मोललता। सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद आएगा लास्ट वाला, हमारे पास होगा परासरण दाब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। परासरण दाब का समीकरण निम्न होता है, तो PV बराबर NRT होता है, या P बराबर N अपॉन V इंटू RT होता है, या P बराबर CRT होता है। ये फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या है, समपरासरणी विलयन। अब समपरासरणी विलयन क्या है कि जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उनको समपरासरणी विलयन बोलते हैं। अब सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो अब सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है कि जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलायक में संगुणन या वियोजन हो जाता है। भाई अगर हमने किसी विलायक को अगर हम विलायक में किसी विलेय को डालेंगे तो विलायक में विलेय डालने पर वो टूट सकता है, मतलब उसका वियोजन या डिसोसिएशन हो सकता है, या वो उसके अंदर जाकर संगुलित हो जाए, मतलब उसका एसोसिएशन हो सकता है। एसोसिएशन होना या डिसोसिएशन होना ये क्या होगा, ये अपसामान्य अणु संख्या गुणधर्म में आता है, अपसामान्य उसका मोलर द्रव्यमान आता है। उसके बाद वॉन टॉप गुणांक क्या होता है कि किसी अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणु संख्या गुणधर्म का सामान्य मान। इसके अनुपात को मैं क्या बोलूंगा, वॉन टॉप गुणांक। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल वे में। हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हमारे सेकंड चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर में जितनी चीजें मैंने आपको बताई केवल इतना ही पढ़ना है, अंतिम समय में रिवीजन के तौर पर केवल इतना ही करना है, और जो मैंने कराया है एक एक चीज को ध्यान से करना। अब सेकंड चैप्टर हमारा आ चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे नंबर के चैप्टर को। तो डिस्कस कर लेते हैं हमारे पहले नंबर टॉपिक से। फर्स्ट नंबर टॉपिक हमारा क्या बोलता है, इसके अंदर हमारा पहला नंबर टॉपिक जो कि है विद्युत चालकता। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर जो कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे कि विद्युत चालकता क्या होती है, चालकत्व तो क्या होता है। तो चालक के प्रतिरोध मतलब R के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे, चालकता। मतलब चालकता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में चालकत्व है, ये चालकत्व है। तो चालकत्व क्या होता है, कंडक्टेंस है। ये कंडक्टिविटी ना होकर कंडक्टेंस है, लेकिन यहां पर चालकता गलत वर्ड लिखा हुआ है। सिंपल में C इक्वल्स टू क्या होगा, 1/R। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलते हैं। हम प्रतिरोध रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। सिंपल हो चुका है यहां पर। अगला इसका यूनिट वगैरह आप देख लो, यूनिट से क्या हो जाएगी, इस यूनिट के बारे में देख लो थोड़ा। मात्रक इसका होगा ओम इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा। इसको हम महो बोल देते हैं, महो सिंपल में, या इसको हम सीमेंस के नाम से भी जानते हैं। अगली होगी हमारे पास विशिष्ट चालकता, इसको हम कप्पा बोलते हैं। तो कप्पा के बारे में डिस्कस कर लो भाई। उसके बाद मोलर चालकता के बारे में, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करता हुआ चलूंगा, बस आपको रुकना है, धैर्य रखना है। विशिष्ट चालकता
क्या होती है कि कप्पा बराबर क्या है 1 अपॉन रो। तो विशिष्ट चालकता का मतलब है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मैं क्या बोलूंगा, विशिष्ट चालकता बोलूंगा। इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा। तो कप्पा बराबर 1 अपॉन रो हो जाएगा और रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। रो का सूत्र क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है। तो कप्पा बराबर 1 अपॉन रो है। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये इसका मात्रक होगा। अगला क्या है, अगला हमारे पास है मोलर चालकता के बारे में देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल को उपलब्ध कराए गए हैं तो आयनों की चालकता जो होगी उसकी मोलर चालकता कहलाती है। कि लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी हो जाएगा, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा। याद रखना, इस फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है। मात्रक साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा इंटू मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद होगा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता के बारे में डिस्कस करेंगे। बोले तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है कि लैम्डा इक्यू इक्वल्स टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगला वाला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है कि अनंत तनुता वाला विलयन। अब हम डिस्कस करेंगे अनंत तनुता वाला विलयन क्या होता है। इसमें क्या है कि तनुता बढ़ने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो मोलर चालकत्व है उसकी तीव्रता बढ़ती है, किंतु प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे मत भागना, मैं रियल बता रहा हूं। अंतिम समय में आप इस लॉ को देखो, आयनों के, स्वतंत्र आयनों के अभिगमन के लिए भाई कोलराउस का नियम कितने बार कराया है, कितने बार नहीं कराया ये बोलो। मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको आपके साथ डिस्कस किया है, कोलराउस के लॉ को। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इसका मैंने बताया आपको, इसके अनुप्रयोग भी करना मैंने सिखाए हैं कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में हम इसका यूज करते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इसका हम यूज करते हैं, और उसके साथ साथ दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका यूज करते हैं। विद्युत अपघटन क्या हो गया इसके बारे में देख लो। सबसे पहले विद्युत अपघटन के बाद हम लोग देखेंगे फैराडे के नियमों के बारे में। फैराडे भाई साहब ने 2 नियम दिए थे और दोनों नियमों को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं इसको देख लो, समझ लो। क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य के जली विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा को हम जब अपघटन का प्रक्रम विद्युत अपघटन कहलाता है, और इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। अतः कैथोड जो होगा वो धनायन होगा और एनोड जो होगा भाई वो ऋणायन होगा। सिंपल वे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर आप देख लो, यहां पर जो कैथोड है वो कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Ca बना लिया, मतलब कैथोड होगा। कैथोड क्या करेगा, कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है, मतलब इस पर ऑक्सीकरण हुआ है। सिंपल वे में याद रखना। अगला क्या है, अगला हमारे पास होगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। देख लो, हमने अभी कोलराउस के नियम को देख लिया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडे जी के विद्युत अपघटन के नियम को, जो कि मजे से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से देखेंगे। तो फैराडे के 2 नियम होते हैं। पहला नियम हम लोग देख लें और उसके बाद हम नेक्स्ट नियम को देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ हमसे क्या बोलता है कि विद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ की जो मात्रा होगी वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। मतलब W इक्वल्स टू क्या होगा, W समानुपाती Q है, तो W समानुपाती Q हो गया। तो W बराबर जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो J यहां पर नियतांक आ गया। उसके बाद Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हमारे पास I इंटू टी होता है। तो हमने लिख दिया, यहां पर लिख दिया हमने कि W बराबर क्या हो गया, ZIT कर दिया हमने, क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है। तो W बराबर ZIT हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है और ये हमारे फर्स्ट नंबर लॉ है किसका, फैराडे का। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर के नियम को भी देखते हैं। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है यहां पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, अगला लॉ हम देख रहे हैं सेकंड लॉ। हमारे पास है कि विद्युत धारा की समान मात्रा जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थ जो होगा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होता है सिंपल वे में। इसमें क्या होगा जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आप लोग देख लो कि W1 अपॉन W2 W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 होता है, या W अपॉन W2 को हम Z1IT लिख सकते हैं, Z2IT लिख सकते हैं। आप सिंपल में ये याद रखना क्या होगा कि W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, ये हमारे पास सेकंड नंबर का लॉ है और इसकी ये डेफिनेशन होगी, याद रखना। अगला क्या है भाई, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला इलेक्ट्रोड विभव क्या है।
इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई धातु की पत्ती को उसकी स्वयं के आयन के विलयन में हम डुबोया जाता है भाई, तो धातु की पत्ती और विलयन के बीच सापेक्षिक धनावेशित उत्पन्न हो जाता है, और इस पत्ती और इस विलयन के बीच में जो विभव, एक विभवांतर बनता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, तो इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसको हम जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। परिभाषा देख ली कि जब हमारे पास कोई विलयन है और उस विलयन के अंदर हम उसी धातु की क्षण डुबो रहे हैं, तो क्या होगा, तो डुबोने पर क्या हो जाएगा, तो उसका जो विभव होगा उसको ही हम इलेक्ट्रोड विभव बोल देते हैं। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल है। उसके बाद होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, कि यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब हमारे पास 1 atm हो, तो हमारे पास जो धातु की क्षण को हम विलयन में डालेंगे, उस विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, जो उसका विभव निकल के आएगा, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इतना बनता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, ये हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो विभिन्न तत्वों को जब हम उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो जो हमारे पास श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को ही हम बोलते हैं मानक अपचयन विभव श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही हम रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि लीना के काना मांगे आलजन, इसका मतलब क्या, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। उसके बाद होगा क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास टिन, लेड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। उसके बाद मरकरी, एयू और एजी और एयू, मतलब सिल्वर और गोल्ड हो जाएगा। दोबारा से देख लो ये रासायनिक श्रेणी किस तरीके से है। रासायनिक श्रेणी में लिथियम होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, क्रोमियम होगा, फेरस होगा, कोबाल्ट होगा, कॉपर होगा, टिन होगा। उसके बाद होगा टिन होगा। उसके बाद हमारे पास लेड होगा, हाइड्रोजन होगा, कॉपर होगा, मरकरी होगा, एजी सिल्वर होगा, एयू हमारे पास गोल्ड होगा। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रेडॉक्स विभव क्या है। सिंपल वे में कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, रिडॉक्स में क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, तो हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे सिंपल वे में क्या बोलेंगे, उनके बीच में जो विभव स्थापित होता है उसको बोलेंगे रिडॉक्स विभव बोलते हैं सिंपल वे में। अगला क्या होगा, नेंसर्ट समीकरण। भाई इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। नेंसर्ट इक्वेशन क्या है, नेंसर्ट इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव जो हो गया हमारे पास, विलयन के बीच में जो सांद्रण हो गया, उसके संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को ही हम बोलेंगे नेंसर्ट समीकरण। याद रखना, इसको इजी बोल सकते हैं। या फिर हम अलग परिभाषा दें तो तापमान T पर इलेक्ट्रोड विभव, जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड का विभव E हो और मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट हो, तो विलयन और धातु के बीच जो सांद्रता होगी उसमें क्या संबंध होगा वो देख लो कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा E नॉट माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन NF log 10 का बेस 1 अपॉन M प्लस N। ये सिंपल में हो जाएगा, इसको याद रखना है। R का मतलब गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, F का मतलब फैराडे कांस्टेंट और N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M प्लस N का मतलब धातु में जो भी आयंस घूम रहे हैं उनकी, सिंपल वे में। बैटरी क्या है, बैटरी के बारे में थोड़ा देख लो। प्राथमिक सेल, बैटरी क्या होती है, बैटरी जो सेल्स को जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, तो जो सेल्स का कॉम्बिनेशन ही बैटरी कहलाता है। तो इसमें हमारे पास सेल्स दो टाइप से होगी, सेल बोल दो या बैटरी बोल दो, एक ही बात होती है। उसमें प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में देखेंगे। प्राथमिक सेल जो होगा उसका मतलब क्या है कि प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद मृत हो जाते हैं और उनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे सेल जिनको चार्ज नहीं कर सकते उनको हम बोलेंगे प्राथमिक सेल, और ऐसे सेल जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे फोन का सेल हो गया, फोन है, फोन डिस्चार्ज हुआ उसको हमने चार्ज कर दिया। अब ऐसा तो नहीं फोन स्विच ऑफ हो गया आपने फेंक दिया नया फोन ले लिया, ऐसा नहीं होता है ना। फोन जब स्विच ऑफ होता है ना तो दोबारा हम उसको चार्ज करते हैं, तो वो सेकेंडरी सेल हो जाएगा। कि जब हम सेल को चार्ज करके दोबारा आवेशित कर सकते हैं तो वो हमारे पास सेकेंडरी सेल होता है। थर्ड नंबर चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, हमारे तीसरे नंबर पार्ट पर हम आ चुके हैं। तीसरा नंबर पार्ट होगा हमारा रासायनिक बलगतिकी। हमने पहला विलियन चैप्टर डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया हमारे पास विद्युत रसायन। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आ चुके हैं जो कि है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में देखो तो हमारा पहला नंबर टॉपिक जो होगा वो अभिक्रिया की दर ही हो जाएगा। अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। दर बोल दो वेग बोल दो एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है। मतलब अभिकारक या उत्पाद की
सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होगा, समयांतराल या समय लगा हुआ। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है अभिक्रिया का, अब क्या इधर का मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स होता है। मात्रक क्या होता है, मोल या मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, याद रखना। उसके बाद क्या होगा, औसत दर या फिर अभिक्रिया वेग किसको कहते हैं, औसत दर या अभिक्रिया वेग। तो किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी बोल दिया जिसमें अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसकी सांद्रता में जो भी परिवर्तन, उसकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आ रहा है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग, मतलब औसत समय में हो वो, उसको हम बोलेंगे औसत वेग बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आर का मतलब है अभिकारक की सांद्रता, पी का मतलब है प्रोडक्ट की सांद्रता। उसके बाद क्या होगा, तात्क्षणिक वेग, मतलब इंस्टेंट जो भी हम तापमान निकालते हैं, क्षण विशेष पर। मैं बोल रहा हूं 9:05, तो 9:05 पर जो अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन है वही इसका होगा, मतलब स्पॉन्टेनियसली इसको हम देखेंगे, बिल्कुल आराम से बताऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा। क्या होगा कि किसी निश्चित समय क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। मतलब इंस्टेंट, मतलब मैं 5:10 बोलूं या 5:05 बोलूं, उस एग्जैक्ट टाइम पर जो भी उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वेग होगा, उसको ही हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। सिंपल में INST बोलते हैं इसको। तात्क्षणिक वेग का वास्तविक नाम, तात्क्षणिक वेग ही एक तरीके का वास्तविक वेग होता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हो तो आपको ये 4 चीजें जरूर दिखाई पड़ती हैं। अभिक्रिया की सांद्रता इसको प्रभावित करती है, इसके वेग को। अभिक्रिया में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको प्रभावित करता है। उत्प्रेरक इसको प्रभावित करता है। प्रकाश और ताप इसको प्रभावित करता है। उसके बाद अभिक्रिया का वेग नियम क्या बोलता है, उसको देख लो। वेग नियम, अभिक्रिया का वेग नियम क्या है उसको देख लो, कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारक की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर के प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है, या दर नियम कहलाता है, या वेग नियम कहलाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हमारे पास है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से आप समझ लो। क्या बोलता है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया की सांद्रता इकाई हो जाती है, और यदि अभिक्रिया में एक अभिकारक हो तो प्रत्येक अभिक्रिया की इकाई होनी आवश्यक है। सिंपल वे में हमने वेग स्थिरांक का मात्रक क्या बताया, आपको मात्रक मिल जाएगा वेग स्थिरांक का, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं यहां से। अगला क्या होगा, अगला होगा अभिक्रिया की कोटि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखो कि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में उक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इतना याद रखना कि जो भी रिएक्शन में जो भी घातें लगेंगी, उन घातों के जोड़ को, योग को हम क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। सिंपल वे में याद रखना। मतलब रिएक्शन आपके पास क्या है, रिएक्शन आपके पास है K = दिया गया है आपको R बराबर K, A की पावर जो होगा आपके पास X होगा, और B की पावर जो होगा एक्टिव मास ऑफ B की पावर Y। तो अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के X + Y आएगा। X + Y इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो हम इसकी घातों के योग जो X और Y को जोड़ देंगे, ये हमारे पास कोटि निकल के आ जाएगी। सिंपल में याद रखना, कोटि देख ली हमने। अब कोटि दो तरीके की होती है, पहली हो सकती है हमारे पास शून्य कोटि और प्रथम कोटि, दो ही आपके सिलेबस में है। द्वितीय कोटि या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में है। दोनों को देखेंगे। पहली क्या है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, उसको हम बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्या होगा, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की मॉलिक्यूलैरिटी। मैं रियल बता रहा हूं, इतने कम समय में इतना बढ़िया तरीके से बेहतर रिवीजन कोई नहीं कराएगा। और मैं बता दूं, सभी लोग अपना टाइम बढ़ाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में एक बेहतर रिवीजन आपको मिल पाए। मैं चाहता हूं कि आप कम समय में अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दे पाएं। आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतने बढ़िया नंबर आएंगे, मैं बता दूं। लेकिन फिर भी ये रिवीजन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, आप क्विक रिवीजन कर पाओगे, इससे आप चुटकियों में रिवीजन कर पाओगे। मैं इस तरीके से ही आपको पढ़ा रहा हूं। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, आणविकता के बारे में देख लो। तो क्या है, किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा उक्त प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं को एकाणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक में बांटा जाता है। एकाणुक अभिक्रिया का एग्जांपल आप देख सकते हो, H2O2 गिब्स क्या है, H2O + ½ O2 है। उसके बाद द्विअणुक में क्या होगा कि 2HI होगा, इसमें H2 और I2 बन रहा है। त्रिअणुक अभिक्रिया में क्या होगा कि 2NO है हमारे पास और ऑक्सीजन इसमें मिला, जिससे 2NO
O2 बन गया, ये गैस बन गई सिंपल वे में। उसके बाद छदम एकाणु अभिक्रिया के बारे में देख लो, छदम एकाणु अभिक्रिया है। छदम एकाणु अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आभासी एकाणु अभिक्रिया, छदम एकाणु अभिक्रिया एक ही बात होती है कि वे अभिक्रिया जिनकी कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक होती है, छदम एकाणु की आभासी अभिक्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक आधिक्य में होता है, जो अभिकारक है वो आधिक्य में होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो भाई, एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास एथिल एसीटेट है, CH3COO, C2H5 है, प्लस इसमें आपने जल डाल दिया मतलब H2O डाल दिया, H प्लस आयन की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में आपने इसको गर्म किया, तो क्या होगा? तो यहां पर एक H आएगा और यहां पर OH आएगा, मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, प्लस C2H5OH बन जाएगा, मतलब एथेनॉल बन जाएगा, याद रखना। और ये रिएक्शन का पद यहां पर लिखा है, पद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल मोस्ट आईएमपी है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपके पास क्या है? तापमान पर क्या अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, बिल्कुल सही बात है। अभिक्रिया पर अगर हम ताप लगाएंगे, अगर कोई रिएक्शन हो रही है उस पर अगर हम टेम्परेचर देंगे तो अभिक्रिया दुगनी स्पीड से चलेगी भाई, ये याद रखना। उसके बाद ये आप थोड़ा देख सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा देख लो, ये इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। संघट्ट सिद्धांत और सक्रिय ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो उसको। क्या है कि अभिक्रिया वेग केवल टकरों के सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता, यह बात भी बिल्कुल सही है कि एक चीज को होने के लिए बहुत सारी चीजें काम आती हैं, कि अभिक्रिया वेग केवल टकरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को समझने के लिए अर्हेनियस ने निम्नलिखित समीकरण दिए, और इसको संघट्ट सिद्धांत भी बोलते हैं भाई, संघट्ट कॉलिजन थ्योरी बोलते हैं, कॉलिजन थ्योरी बोलते हैं इस चीज को। टक्करों का सिद्धांत या संघट्टवाद इसमें काम आता है। इसमें संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम अभिक्रिया गति सिद्धांत काम आता है, ये याद रखना। देहली क्या होता है हमारे पास? सक्रिय ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा क्या है? तो देहली ऊर्जा तथा अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा का जो अंतर है वो सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। इसकी गणना अर्हेनियस समीकरण के द्वारा की जाती है। अर्हेनियस समीकरण क्या होगा कि log K1/K2 बराबर EA/2.303 इंटू R, ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1/T1 इंटू T2 हो जाएगा, बट टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1/टेम्परेचर 1 इंटू टेम्परेचर 2 हो जाएगा। ये सिंपल याद रखना। उसके बाद हमारे पास जो दो यहाँ पर जो K1 K2 है, ये वेग स्थिरांक दिए गए हमें, ये हमें पर रेट कांस्टेंट है, और E का मतलब क्या है? सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी है, R का मतलब गैस कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर दोनों दिए गए हैं। लास्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? ये होगा DNF ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखो DNF ब्लॉक के एलिमेंट्स देखेंगे, और जितना हो सकेगा मैं सारे चीजें कराने की कोशिश करूंगा। DNF ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षक में भरे जाते हैं, और मतलब जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हो वो डी कक्षक में आना चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व बोलेंगे। ये तत्व जो होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, और इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। किनको? डी ब्लॉक के तत्वों को, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भाई देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसको याद रखना। ये डी ब्लॉक के तत्वों का एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है कि n-1 डी 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और ns 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखना। उसके बाद क्या होगा? भौतिक गुण में क्या होगा कि जिंक होगा भाई, कैडमियम होगा, मरकरी होगा। ये तीन इसमें एक्सेप्शंस हैं, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। इन तीनों को छोड़कर और जो भी सारे तत्व जो होंगे, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी, स्पेशली मैग्नीज को भी कुछ लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन मैग्नीज को ना जोड़ो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्पेशली आप तीन याद रखो, मेनली एनसीईआरटी के अंदर तीन दिए गए, ये वाले, ये वाले, ये वाले, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक मैग्नीज को भी ले लेते हैं। तो आपको केवल एनसीईआरटी फॉलो करनी है। आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी को याद रखना है कि ये तीनों किसमें हैं, ये इसमें एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं, और ये तीनों क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ये संक्रमण तत्व नहीं है, याद रखना, इसको भी याद रखना। और इसमें प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इनकी बहुत तनन क्षमता होती है, बहुत तन्यता होती है, इनमें आघात वर्धिता पाई जाती है, इसमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर मेटल के सारे गुण पाए जाते हैं, इनके अंदर ब्राइटनेस, चमक बहुत अच्छी होती है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इनमें, और अब इसके हम गुण, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी या गुणों के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला है परमाणुविक या आयनिक त्रिज्या कैसी होती है। तो संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर जो नाभिकीय आवेश जो होता है वो दुर्बल परीक्षण प्रभाव हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास जो परिरक्षण प्रभाव है वो दुर्बल हो जाएगा तो मतलब त्रिज्या जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी। अगर रेडियस बढ़ेगी तो इसका शेप भी बढ़ जाएगा सिंपल वे में। तो अगर हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो हमारे पास एटम है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट का साइज
बढ़ जाएगा सिंपल वे में। उसके बाद क्या है परमाणुकरण। परमाणुकरण का मतलब है कणक की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी। तो संक्रमण तत्वों की कणक एंथैल्पी जो होगी वो मान हमेशा उच्च होते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं जो उनकी कणक एंथैल्पी होती है वो हमेशा ऊपर होती है, याद रखना। उसके बाद परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संक्रमण तत्वों के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो परिवर्तनशील पाई जाती है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, या आप पढ़ने के लिए हैं। उत्प्रेरकी गुण। जो संक्रमण तत्व होते हैं ये एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और इसलिए ये उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करते हैं। अगला चुंबकीय गुण में क्या होता है, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो आयन आयुमित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण स्पेशली दर्शाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिचुंबकीय भी दर्शाते हैं। तो ये डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों होते हैं, याद रखना। उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है कि म्यू प्लस टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन हो जाता है। एन का मतलब क्या है, जो इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों का नंबर है। बी एम का मतलब बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला तो K2Cr2O7। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा, K2Cr2O7 हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देख लो, तो इसमें 4F और 5F श्रेणियां आती हैं जिनको हम लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड बोलते हैं। इन सभी में 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लैंथेनॉइड क्या होगा, लैंथेनॉइड में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक Lu तक 14 एलिमेंट्स मिलते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और प्रकृति में इनको दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहा जाता है। और इस मुक्त अवस्था में ना होकर ये अयस्क के रूप में मिलते हैं। जनरली क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं मिल जाते कि जैसे सीरियम हो गया, प्रेसियोडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, प्रोमेथियम, सोमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, ये 14 एलिमेंट्स जो होते हैं ये अयस्क के रूप में मिलते हैं। ये बिल्कुल खाली आपको नहीं मिल पाएंगे इस तरीके से। और लैंथेनॉइड में चांदी के भांति चमकने वाली, जो लैंथेनॉइड है वो चांदी जैसे चमकने वाली, इसके अंदर एलिमेंट्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, याद रखना। उसके बाद क्या है, जो एफ ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, जिनसे स्किन कैंसर होने का खतरा भी रहता है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लैंथेनॉइड संकुचन क्या है कि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, जिससे हमारे पास लॉरेंशियम से लेकर ल्यूटेरियम तक क्या हो रहा है कि हमारे पास एटम का एक रेडियस बढ़ती जा रही है और रेडियस बढ़ रही है। उसके साथ हमारा परीक्षण प्रभाव भी, सील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर सील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, उसके बाद रेडियस को थोड़ा थोड़ा खींचेगा भाई, कि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स क्या करेंगे, खींचेंगे, प्रोटॉन्स खींचेंगे, नाभिक संकुचित होगा। अगर उसका रेडियस कम होगा तो इन द सेंस उसका आकार कम हो जाएगा, मतलब परीक्षण प्रभाव वहां काम करेगा। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड संकुचन कहलाएगा इसी चीज को। जो हमारे पास जर्कोनियम है वो हाफनियम के बराबर होगा, Nb जो होगा वो Ta के बराबर होगा। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 4 में आएंगे, ग्रुप नंबर 5 में आएंगे। उसके बाद सह संयोजन लक्षणों की वृद्धि, ये छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिनॉइड में क्या है, एक्टिनॉइड में हमारे पास थोरेंसियम से लेकर लॉरेंशियम तक तत्व आते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सारे रेडियो एक्टिव हैं और बहुत सारे तो कैंसर कॉजिंग तक होते हैं इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो भाई, सारी चीजें देख लो। थोरियम इसका अपवाद है, थोरियम को बस छोड़कर। तो जो हमारे पास Rn हो गया 5F0114 6021 7s2, थोरियम को छोड़कर। थोरियम यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, याद रखना। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस को भूलना नहीं है। कुछ मोस्ट आईएमपी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, आप इनको देख लेना, प्रैक्टिस करना। उसके साथ साथ आपको बोला गया है ऑक्सीकरण संख्या, ये देख लो। लास्ट में इतना आपको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद एक्टिनॉइड की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। एक्टिनॉइड जो होते हैं प्रबल अपचायक होते हैं। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे सल्फर के साथ क्रिया कर सकते हैं। एक्टिनॉइड जो होते हैं लैंथेनॉइड अपेक्षा जटिल यौगिक बनाते हैं और एक्टिनॉइड्स की अपेक्षा जो लैंथेनॉइड की अपेक्षा एक्टिनॉइड जटिल यौगिक बनाते हैं, सिंपल वे में। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको 4 चैप्टर डिस्कस किया आज की क्लास में। मैं 5th चैप्टर का 1 शॉट अगले किसी दिन ला दूंगा। तो आज की क्लास के अंदर मैंने 4 चैप्टर्स आपको पढ़ाए, कैसे लगे, बड़े रिवीजन हुआ होगा मैं उम्मीद करता हूं। मैं मिलता हूं अपनी अगली और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, सभी लोग मस्त रहिए।